जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग KGS IAS के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड 150 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे थोड़ा डिटेल में। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को करा दिया है, तो जिन लोगों ने उस वीडियो को जाकर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो का जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, तो आप वहां से जाकर इस वीडियो की PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए सीधा क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आज आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहास का जनक किसे माना जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, सभी को मालूम भी होगा कि इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस कौन थे? तो ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के एक प्रसिद्ध ग्रीक इतिहासकार थे। इन्हें इतिहास का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल जलाशयों और बांधों सहित अपनी विशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा नगर था जो अपने विशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जाना जाता था? तो यह था धौलावीरा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा सवाल कि निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ को सामूहिक रूप से त्रयी कहा जाता है? वेद त्रयी कहा जाता है। तो याद रखना है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इसे वेद त्रयी कहा जाता है, जबकि अथर्ववेद को वेद त्रयी की श्रेणी में नहीं रखा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ दिया गया है बौद्ध परिषद और दूसरी तरफ दिया गया अध्यक्ष, मैच कराना है आपको। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था 483 ईस्वी में हुआ था, और इस समिति के इस संगीति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो आपको याद रखना है, इस संगीति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे? तो महाकश्यप बनाए गए थे। द्वितीय बौद्ध जो संगीति हुआ था वो 383 BC में हुआ था, और इस बौद्ध संगीति का अध्यक्ष किससे बनाया गया था? तो यह बनाया गया था सबकामी को। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो ये बनाए गए थे मोगलीपुत्र तीस। चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुआ था वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, कश्मीर के कुंडल वन में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे वसुमित्र। ठीक है, याद रखना है। तो अगर हम बात करें ए का, तो ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा, और डी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। 4 3 2 1 किस में? तो यह है ऑप्शन डी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है आपको। एक तरफ हमारा दिया गया है जैन तीर्थंकर और प्रतीक। तो इनका प्रतीक क्या था? ऋषभ देव का। तो ऋषभ देव का जो प्रतीक था दोस्तों वो क्या था? तो इनका प्रतीक था बैल, सांड भी आप बोल सकते हैं। पद्म प्रभा, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इनका प्रतीक चिन्ह कमल था। पार्श्वनाथ की बात करें तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो यह सर्प था, यानी सांप था। और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो याद रखना है शेर था। ठीक है, प्रथम ये तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ जो थे 23वें तीर्थंकर थे, और 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये भगवान महावीर थे। तो ए का 3 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 2 हो गया, और डी का क्या हो गया? 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3 1 2 4। 3 1 2 4 किस में है? तो यह है ऑप्शन ए में। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ महाजनपद दिया गया और उसकी राजधानी आपको मैच कराना है। वत्स की बात करें तो वत्स का राजधानी क्या था? कौशाम्बी था। अंग की राजधानी क्या थी दोस्तों? तो चंपात था। मत्स्य का क्या था? तो याद रखना है, मत्स्य की अगर हम बात करें तो मत्स्य की जो राजधानी थी वो क्या थी? तो मत्स्य का था दोस्तों विराटनगर। और कंबोज का क्या था? तो यह था रायपुर। ठीक है, तो राइट आंसर की बात करें तो ए का 4 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 2 हो गया, और डी का क्या हो गया? 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4 1 2 3। तो 4 1 2 3 किस में है? तो 4 1 2 3 है, यह ऑप्शन सी में। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि मौर्य प्रशासन के अधिकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो युक्ता, युक्ता कौन होते थे? ये सवाल पूछा गया है। फिर उसके बाद है राजुक और प्रादेशिक। तो युक्ता आपसे पूछा गया कि युक्ता जो थे कौन थे? तो यह अधीनस्थ
अधीनस्थ जो थे राजस्व अधिकारी थे, यह बिल्कुल सही है। युक्त भी बोला जाता है इन्हें, युक्ता यहाँ लिखा गया। राजुक कौन था? तो राजुक जो था, इसे रज्जुक भी बोला जाता है। यह भूमि सर्वेक्षक एवं न्यायाधीश था, यह रज्जुक कहलाता था। तो यहाँ राजकोष दिया गया, तो यह स्टेटमेंट गलत हो गया। प्रादेशिक कौन था? तो याद रखेंगे, यह जो प्रादेशिक था दोस्तों, तो यह जो प्रादेशिक था वो क्या था? तो यह जिला था। ठीक है, जिला यह सर्वेक्षक था, न कि ग्रामीण सर्वेक्षक। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो 7 का राइट आंसर क्या होगा? 7 का राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक ही यहाँ पर सही दिया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों और उनके संबंधित राजवंशों या सांस्कृतिक समूहों का कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो डेमेट्रियस, तो यह एक इंडो ग्रीक राजा था, बिल्कुल सही है। रुद्र दामन प्रथम, तो यह शक से रिलेटेड था, शक राजवंश से संबंधित राजा था, यह भी बिल्कुल सही है। गोंडो फर्नेस, यह कुषाण वंश से संबंधित था, तो यह स्टेटमेंट गलत है। ये जो था इंडो पार्थियन राजवंश का शासक था, गोंडो फर्नेस। विम कटफिशर जो था ये पार्थियन था, गलत है। यह क्या था? यह कुषाण वंश से रिलेटेड था दोस्तों, कुषाण वंश से रिलेटेड एक शासक था विम कटफिशेस। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं 3 और 4, ये गलत हैं। गोंडो फर्नेस था ये क्या बोलते हैं, पार्थियन राजवंश से था, इंडो पार्थियन राजवंश से। और भीम फिशर जो शासक था वो कुषाण राजवंश का एक शासक था। राइट आंसर हमसे पूछा जा रहा है, तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त ने अपनी शाही सत्ता सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इनके द्वारा उपाधि धारण किया गया था महाराजा धीराज की उपाधि। राइट आंसर की बात करें तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को क्या किया था? पराजित किया था। यह हमें कहाँ पर किस अभिलेख में देखने को मिलता है? तो एहोल, एहोल जो अभिलेख है उसमें यह वर्णन किया गया है कि पुलकेशिन द्वितीय ने राजा हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर क्या किया था? पराजित किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, जैन धर्म के तीर्थंकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है इसमें सही दिया गया। पहला है कि वर्धमान महावीर की माता त्रिशला लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। तो यह बिल्कुल सही है कि महावीर की जो माता थी त्रिशला, वह लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। पार्श्वनाथ बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, यह भी स्टेटमेंट सही है कि पार्श्वनाथ जो थे वह बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ऋषभ देव का उल्लेख वायु पुराण में मिलता है, तो यह भी स्टेटमेंट सही है कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव, उनका उल्लेख वायु पुराण में भी देखने को मिलता है। राइट आंसर हमसे पूछा जा रहा था, तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता की मोहरों या टेराकोटा मूर्तियों में नहीं दिखाई देता है? तो यह इस पशु का नाम है गाय। गाय जो पशु है, ये जो है यूपीएससी प्रीलिम्स में भी यह सवाल पूछा गया है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु जो है हड़प्पा सभ्यता की मोहरों या टेराकोटा मूर्तियों में नहीं दिखाई देता है? तो यह है गाय। बाघ का देखने को मिलता है, हिरण भी है, भेड़ भी देखने को मिलता है, गाय नहीं देखने को मिलता है दोस्तों टेराकोटा की मूर्तियों पे। नेक्स्ट सवाल है 13 नंबर की, यजुर्वेद ग्रंथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की क्या करना है, आपको पहचान करना है। आइए एक एक कर हम लोग देखते हैं। पहला है हमारा कि यह अनुष्ठानों के क्रियान्वयन से संबंधित विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है, यह सही है इस ग्रंथ के बारे में। यह शुक्ल शाखा और कृष्ण शाखा यानी शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में विभाजित है, यह भी बिल्कुल सही है। यजुर्वेद में कृष्ण अयस, श्याम और श्याम अयस्क जैसे शब्दों का उल्लेख देखने को मिलता है, तो यह भी स्टेटमेंट सही है कि यजुर्वेद में कृष्ण अयस और श्याम अयस जैसे शब्दों का उल्लेख देखने को मिलता है दोस्तों। यजुर्वेद में धातुओं का उल्लेख मिलता है, जैसे कि कृष्ण अयस काला धातु, जिसे सामान्यतः क्या कहा जाता है? लोहा कहा जाता है कृष्ण अयस को। ठीक है, इसी तरीके से श्याम अयस्क भी है, गहरे रंग की धातु इसे माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का डी। नेक्स्ट है कि जातक कथाएं जो बुद्ध के पिछले जन्मों का वर्णन करती है मूल रूप से किस भाषा में रची गई है? तो यह मूल रूप से किस भाषा में रची गई है? तो पाली भाषा में इसकी रचना की गई है जातक कथाओं की।
नेक्स्ट हमारा सवाल है कि जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको गलत कथन पहचानना कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया है। तो इस संप्रदाय के लोग पूरी तरह से नग्न रहते हैं और कठोर तपस्या करते हैं। तो दो पार्टों में जैन धर्म विभाजित है, श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर जो है पूरी तरह से नग्न रहते हैं, अवस्था में रहते हैं, लेकिन श्वेतांबर जो है वे नग्न अवस्था में नहीं रहते हैं। तो ये तो स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है कि यह महिलाओं को तपस्वी के रूप में स्वीकार करता है और मानता है कि वे मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट है कि आचार्य भद्रबाहु ने उनका नेतृत्व किया और वे दक्षिण की ओर चले गए, ये बोला जा रहा है, तो यह गलत है। दिगंबर संप्रदाय का नेतृत्व आचार्य भद्रबाहु ने किया था, जो मगध में पड़े अकाल के दौरान दक्षिण की ओर प्रवास कर गए थे। जो साधु उत्तर भारत में स्थूलभद्र के अधीन रह गए थे वे आगे चलकर क्या कहलाएं, श्वेतांबर कहलाएं। तो ये श्वेतांबर संप्रदाय के बारे में आपसे बोला जा रहा है कि कौन सा सही गलत है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 और 3 जो है गलत है, 2 इसमें सही दिया गया है। ठीक है, गलत ही पूछा जा रहा था, तो 1 और 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि किस शासक ने पाटलिपुत्र की स्थापना की और उसे पहली बार अपनी राजधानी, साम्राज्य की राजधानी बनाया था। तो कल भी हम लोगों ने इस क्वेश्चन का वो देखा था, इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयन। उदयन जो था वह पाटलिपुत्र का शासक था, सॉरी मगध साम्राज्य का जो था यह शासक था, और उसने जो है पाटलिपुत्र की स्थापना की और उसे पहली बार अपनी साम्राज्य की क्या किया था दोस्तों, राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है अशोक के कौन से शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अशोक के जो शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं वह है शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ये खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी किए थे। तो सबसे पहले बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था। तो यह था विम कड़फिसस था, जो कि कुषाण वंश का क्या था, शासक था। तो विम कड़फिसस भारत में बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा जारी करने वाला पहला शासक था। नेक्स्ट है कि किस गुप्त शासक के द्वारा प्रयाग स्तंभ लेख, जिसे इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहा जाता है, जारी किया गया था, जिसमें उसके सैन्य विजय विवरण दर्ज हैं। तो यह कौन शासक था, सभी को मालूम होगा, यह शासक था समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है कि पुष्यभूति वंश का कौन सा शासक चीनी यात्री वेनजांग को संरक्षण देने के लिए जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा, यह था हर्षवर्धन। इसी के शासनकाल में जो था वेनजांग जो था भारत आया था। नेक्स्ट है 21 नंबर सवाल कि सल्लेखना, जिसे संथाड़ा के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस प्रथा से संबंधित है। तो संलेखना जो है क्या है, तो आध्यात्मिक शुद्धि के लिए स्वैच्छिक मृत्यु तक उपवास, यह कहलाता है संलेखना, जिसे हम लोग संथाड़ा के भी नाम से जानते हैं। यह जैन धर्म से रिलेटेड है, याद रखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 22 नंबर में हड़प्पा बस्ती और नदियों पर अवस्थित। तो कालीबंगा कहाँ पर है, आपसे सवाल पूछा गया है कि कालीबंगा कहाँ पर है। तो कालीबंगा जो है घग्गर नदी के तट पर स्थित है। लोथल जो है कहाँ पर है, भगवा नदी के तट पर है। रोपड़ अगर हम बात करें तो रोपड़ जो है कहाँ पर है, यह सतलुज नदी के पर स्थित है। और मांडा कहाँ पर है, तो ये चीनाब नदी पर स्थित है। ठीक है, राइट आंसर की बात करें तो ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 2 और डी का क्या हो जाएगा, 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। 4 3 2 1 किस में, तो ऑप्शन डी में। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ वैदिक नदियां और आधुनिक नाम। तो गोमती का वर्तमान में नाम क्या है। तो गोमती का वर्तमान में नाम जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यह गोमल नदी के नाम से देखने को मिलेगा। सुवास्तु, सुवास्तु जो है, सुवास्तु स्वात नदी का जो है प्राचीन नाम है। ठीक है, यानी आधुनिक समय में सुवास्तु नदी को क्या कहा जाता है, स्वात नदी। सदानीरा, तो गंडक को सदानीरा कहा जाता है। और सुतुद्री जो है वो कौन सा है, तो सतलुज को कहा गया है सुतुद्री। तो ए का 2 हो गया, बी का 4 हो गया, सी का 1 हो गया और डी का क्या हो जाएगा, 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2413। 2413 किस में, तो यह है ऑप्शन डी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक परंपरा त्रिपिटक को अपना प्रमाणिक ग्रंथ मानती है। तो कौन सी जो धार्मिक परंपरा है त्रिपिटक को अपना प्रामाणिक ग्रंथ मानती है, तो यह है बौद्ध धर्म। विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक का नाम आपने सुना होगा। तो यही 3 पिटक हैं।
नेक्स्ट है 25 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन जैन साहित्य में भगवती सूत्र का सही वर्णन करता है? तो भगवती सूत्र का सही वर्णन कौन सा करता है? तो यह जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाओं और सिद्धांतों को विस्तार पूर्वक और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। यह है भगवती सूत्र जैन धर्म का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है 26 नंबर, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची का उल्लेख निम्नलिखित में से किस या किन ग्रंथों में है? तो यह किन ग्रंथों में आपको देखने को मिलेगा? तो यह आपको देखने को मिलेगा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में, और बौद्ध ग्रंथ एक और है दिग् निकाय। इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया। ऋग्वेद और उपनिषद में 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को नहीं मिलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 5। 1, 2 और 5 किस में है? तो यह है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट है ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो ये पढ़ा था ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसप ने। कब पढ़ा था? तो 1837 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और सही उत्तर का चयन आपको करना कि कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही है। तो शक संवत जो है 57 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था, गलत है। 78 ईस्वी में शुरू हुआ था ये, ठीक है। विक्रम संवत जो है 78 ईस्वी में शुरू हुआ था, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। विक्रम जो संवत है वह कब स्टार्ट हुआ था? तो ये 57 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। ये कब हुआ था? 57 ईसा पूर्व में। तो दोनों स्टेटमेंट ये गलत हो गया। विक्रम संवत और सव संवत के बीच 135 साल का अंतर है, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इन दोनों का अगर डिफरेंस आप देखेंगे तो 135 साल का अंतर आपको देखने को मिलेगा। गलत सही कुट का चयन करना था कि कौन सा सही है, तो केवल यहाँ पर सी ही सही है। राइट आंसर हो जाएगा 28 का सी। नेक्स्ट है कि किस गुप्त विद्वान ने गणितीय ग्रंथ आर्यभट्टीय की रचना की है? तो भट्टीय की रचना किसने किया है? नाम से यह स्पष्ट है, इसकी रचना किया गया है आर्यभट्ट के द्वारा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो त्रिमूर्ति के लिए कौन सी गुफा प्रसिद्ध है? तो यह है एलिफेंटा की गुफा। और ये जो है मुंबई के पास एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है, ये पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि हिंदू ब्रह्मांडीय समय चक्र के निम्नलिखित युगों को उनके सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अच्छा सवाल है। सबसे पहले कौन सा युग आया था, फिर उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन? तो सबसे पहले आया था कौन? ये आया था कृत युग आया था। उसके बाद त्रेता युग आया था। उसके बाद द्वापर युग आया था। और सबसे लास्ट में कौन है युग का नाम? तो यह है कली युग, ठीक है। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा 2, यानी सबसे पहले कृत आएगा, उसके बाद त्रेता युग आएगा, उसके बाद आएगा द्वापर युग आएगा, और सबसे लास्ट में क्या आएगा? कली युग आएगा, ठीक है। तो 2, 3, 1, 4 इसका राइट आंसर होगा। 31 का राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जोते गए खेतों की मेढ़ों यानी हल से बनी हुई धारियों के अवशेष पाए गए हैं? तो इस स्थल का नाम है कालीबंगा, जहां जुते हुए खेतों के साक्ष्य देखने को आपको मिलते हैं। नेक्स्ट है तमसो माँ ज्योतिर्गमय मंत्र का उल्लेख निम्नलिखित में से किस उपनिषद में है? इंपॉर्टेंट है ये सवाल। तो यह किस उपनिषद में आपको देखने को मिलेगा? तो यह देखने को मिलेगा बृहदारण्यक उपनिषद में। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि अभिधम पिटक में कितनी पुस्तकें हैं? तो अभिधम पिटक में कितनी पुस्तकें हैं? तो इसमें 7 पुस्तकें हैं, ठीक है। कौन कौन सा है? तो धम संगनी है, विभंग है, धातु कथा है, पुग्गल पन्नति है, कथा वस्तु है, यमका है, और पत थाना है। अभिधम पिटक जो है जो थेरवाद बौद्ध ग्रंथों के 3 पिटकों में से एक है। 7 पुस्तकों का संग्रह है जो बौद्ध शिक्षाओं का विस्तृत शैक्षणिक और दार्शनिक विश्लेषण करता है। तो दर्शन से ये रिलेटेड है अभिधम पिटक। नेक्स्ट है कि उदयगिरी और खंडगिरी परिसर की कौन सी गुफा की दीवारों पर 24वें जैन तीर्थंकर की सुंदर नक्काशियां बनी हैं? तो काफी डीपली ये सवाल दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा त्रुशूला गुफा में, जहां पर क्या किया गया है? दीवारों पर 24वें तीर्थंकर की सुंदर, 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो भगवान महावीर थे, उनकी सुंदर नक्काशियां बनाई गई है त्रुशूला गुफा में दोस्तों। नेक्स्ट है 36 नंबर हमारा सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गोदावरी और नर्मदा नदी के बीच स्थित था? तो इस महाजनपद का नाम है अस्मक।
यह जो था गोदावरी और नर्मदा नदी के बीच स्थित था। और इसकी राजधानी क्या थी? तो पोटन थी। पोटन थी, कहीं कहीं पर पोतना भी लिखा रहता है तो याद रखेंगे। असम का कहीं कहीं पे पोटली भी लिखा रहता है, ठीक है। तो जो भी हो, असम की राजधानी आपको याद रखना है। और ये गोदावरी और नर्मदा नदी के बीच स्थित यह क्षेत्र था, मतलब महाजनपद था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन शिलालेखों में अशोक का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेखित है? तो अशोक नाम जो है किस शिलालेख में आपको देखने को मिलेगा, ये आपसे सवाल पूछा गया। तो इसका जो नाम देखने को मिलेगा गुर्जरा शिलालेख में भी, मौस्की शिलालेख में भी, नित्तुर शिलालेख में भी और उदय गुलाम शिलालेख। ये जो चारों शिलालेख हैं यहाँ पर, इसमें अशोक का नाम स्पष्ट रूप से आपको देखने को मिलेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्वान पास, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन और चरक किस शासक के राज दरबार से संबंधित थे? तो ये जो थे कनिष्क के राज दरबार से संबंधित थे। किस गुप्त शासक ने शको को हराने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शको को हराने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी दोस्तों। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि बादामी के किस चालुक्य शासक को पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम को पराजित करने के लिए जाना जाता है? तो इनका नाम याद रखना है, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया था? पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को पराजित किया था, ठीक है। और ये बादामी के चालुक्य शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि भागवत धर्म के विकास में गुप्त काल के योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और क्या कह रहा है आपसे कि सही कथन कौन सा है, ये आपको चयन करना है कि सही कथन इसमें से कौन सा है भागवत धर्म के बारे में। तो गुप्त राजाओं के शासनकाल में भागवत धर्म अपने चरम पर था, बिल्कुल सही है। गुप्त राजा वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने इसे राजकीय धर्म बना दिया, यह भी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। तीसरा है हमारा कि भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ को गुप्तों का राज्य प्रतीक माना जाता था, बिल्कुल सही है। चौथा है कि अधिकांश गुप्त शासकों ने परम भागवत की उपाधि धारण की, जो भागवत धर्म से उनकी निकटता को दर्शाता है, तो यह भी स्टेटमेंट सही है। तो चारों के चारों यहाँ पर कथन जो दिए गए हैं सही है। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में महान स्नानागार कहाँ पाया गया? तो महान स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो सभी को मालूम होगा, यह पाया गया मोहनजोदड़ो में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और यह कहाँ पर है? तो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में जो है दोस्तों यह स्थित है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि उपनिषदों में वर्णित राजा प्रवाहन जयवली किस राज्य के शासक थे? तो राजा प्रवाहन जयवली किस राज्य के शासक थे उपनिषद के अकॉर्डिंग? तो यह थे पांचाल के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौन सा बौद्ध दार्शनिक शून्यता के सिद्धांत से संबंधित है? तो शून्यता के सिद्धांत से संबंधित कौन सा बौद्ध दार्शनिक है? तो यह थे नागार्जुन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि स्थानकवासी संप्रदाय निम्नलिखित में से किस परंपरा से संबंधित थे? तो स्थानकवासी संप्रदाय थे जो थे वो किस परंपरा से संबंधित थे? तो यह श्वेतांबर जैन धर्म से संबंधित है। 46 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 46 नंबर हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजकुमार अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था और बाद में उसके अपने बेटे ने उसे मार डाला? तो यह कौन था? तो सभी को मालूम होगा, यह था दोस्तों अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी, ठीक है। और इसका जो बेटा था वह था उदयन, तो वो अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर देता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ प्रमुख शिलालेख है और विवरण दिया गया है। शिलालेख 1 में क्या कहा गया? तो शिलालेख 1 में इसमें पशु बलि की निंदा की गई है, यानी पशु बलि का निषेध का वर्णन इसमें दिया गया है। शिलालेख 4 में क्या है? तो लेख 4 में जो है पशुओं के प्रति अहिंसा पर जोर दिया गया है। शिलालेख 5 में क्या है? तो शिलालेख 5 में जो है धम्म महामात्यों की नियुक्ति का वर्णन देखने को मिलता है। और शिलालेख 13 में क्या है? तो कलिंग पर अशोक की विजय का उल्लेख देखने को मिलता है यहाँ पर, ठीक है। ए का क्या हो गया 1, बी का 4, सी का 2 और डी का क्या हो गया 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1 4 2 3। 1 4 2 3 किसमें? ऑप्शन ए में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ब्राह्मण धर्म का संरक्षक था जिसने अंतर्जातीय विवाह और वर्ण संकर का विरोध किया तथा स्वयं को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा? तो यह कौन सा था?
यह था गौतमीपुत्र सातकर्णी, जो कि सातवाहन वंश का शासक था। तो उसने क्या किया था, इसे ब्राह्मण धर्म का संरक्षक माना जाता है, जिसने क्या किया था, अंतर्जातीय विवाह और वर्ण संकर का विरोध किया तथा स्वयं को वर्ण व्यवस्था का क्या कहा था, रक्षक कहा था। नेक्स्ट है कि हरिसेन किस भारतीय शासक के दरबारी कवि थे। तो हरिसेन जो थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। राइट आंसर 49 का ए होगा। नेक्स्ट है कि कौन सा गुप्त उत्तर गुप्त राजवंश एलोरा में अपनी शैल कर्तित गुफाओं, विशेष रूप से प्रारंभिक हिंदू और बौद्ध गुफाओं के लिए जाना जाता है। तो ये उत्तर गुप्त राजवंश का यह शासक है। राइट आंसर होगा इसका क्या, चालुक्य। ठीक है। नेक्स्ट है कि भागवत पंथ में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी थी। तो इसमें भक्ति के रूपों की संख्या थी दोस्तों भागवत पंथ में कितना, 9। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं, कौन सी विशेषताएं हैं ये आपको पहचानना है। तो याद रखना है कि उन्नत नगर योजन था, बिल्कुल सही है। चट्टान काटकर बनाए गए गुफा मंदिर का निर्माण, यह स्टेटमेंट गलत है, चट्टान काटकर गुफाओं का निर्माण नहीं किया गया था। कृषि पद्धतियां थी, उन्नत कृषि पद्धतियां थी, याद रखेंगे। कुटीर उद्योग का विकास था, यहाँ देखने को मिलता है, यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन वैदिक साहित्य की रचना का सही कालानुक्रम दर्शाता है। वैदिक साहित्य की रचना सबसे पहले किसका हुआ, ये आपसे मतलब कालानुक्रम आपसे पूछा गया है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले आएगा क्या, तो सबसे पहले नंबर पे आएगा वैदिक संहिता। ठीक है। उसके बाद कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पर तो ब्राह्मण आएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद तीसरे नंबर पर आरण्यक आएगा और सबसे लास्ट में क्या आएगा, तो यह आएगा उपनिषद। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 का। तो 2143 इसका जो होगा राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर है बी में। 54 नंबर की अगर हम बात करें तो 54 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत में बौद्ध धर्म के पतन के लिए महत्वपूर्ण कारण थे। तो भारत में बौद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो भारत में बौद्ध धर्म के पतन के लिए उत्तरदायी कारक कौन थे, तो ब्राह्मणवादी अनुष्ठानों का समावेश जिसमें मूर्ति पूजा और काम तत्व संबंधी रहस्य शामिल था, यह उत्तरदायी था, बिल्कुल सही है। गायों के संरक्षण और शूद्रों को आर्य जाति का दर्जा देकर ब्राह्मणवाद का पुनरुत्थान, यह भी इसका मूल कारण था, महत्वपूर्ण कारण था। 10वीं सदी में मंगोल आक्रमण ने नालंदा जैसे प्रमुख बौद्ध जो है संस्थानों के विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यह जो था इसका कारण जो था नहीं था दोस्तों। ठीक है। नालंदा जैसे बौद्ध केंद्रों के विनाश का मुख्य कारण 10वीं सदी में मंगोलों का आक्रमण नहीं बल्कि 12वीं सदी में तुर्कों का आक्रमण था। आपको मालूम होगा बख्तियार खिलजी के बारे में, उसने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया था, ध्वस्त करने का काम किया था। तो सही उत्तर का चयन करना, राइट आंसर होगा बी। 55 है कि यापनीय निम्नलिखित में से किस धार्मिक परंपरा का संप्रदाय था। तो यापनीय से सवाल पूछा गया, तो यह जो था जैन धर्म का जो था संप्रदाय था यापनीय। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ वंश दिया गया और समयावधि। तो हर्यक वंश का शासनकाल कब से कब तक था, या कह सकते हैं कार्यकाल कब से कब तक था। तो यह था 544 बीसी से 412 बीसी। नन वंश की बात करें तो इसका जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था, तो यह था 344 से 321 बीसी। मौर्य वंश की बात करें तो इसका कब से कब तक था, तो यह था 321 से 184 ईसा पूर्व तक। और सुंग वंश का क्या था, तो 184 ईसा पूर्व से 75 बीसी तक। तो ए का 4 हो गया, बी का 2 हो गया, सी का 3 हो गया और डी का 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4231। 4231 किसमें, ऑप्शन बी में। मौर्य काल का वह सबसे प्रारंभिक ज्ञात ताम्रपत्र अभिलेख कौन सा है जिसमें अकाल के दौरान अन्न संग्रह हेतु शाही आदेश का उल्लेख किया गया है। तो यह कौन सा है, तो यह है सोहगोड़ा। ठीक है। शाहगोड़ा में क्या बताया गया है, अकाल के दौरान अन्न संग्रह किया जाता था, यह बताया गया है सोहगौड़ा में। और यह मौर्य काल का सबसे प्रारंभिक ज्ञात ताम्रपत्र अभिलेख है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है 58 नंबर हमारा कि गंधार कला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और क्या कह रहा है आपसे
कि सही उत्तर का चयन आपको करना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही दिया गया। तो पहला कि गांधार कला की उत्पत्ति ग्रीक, रोमन और भारतीय शैलियों के आपसी संपर्क और समन्वय का परिणाम थी, बिल्कुल यह सही है। कुषाण वंश के शासनकाल में गांधार कला शैली का विकास नहीं हो सका क्योंकि कनिष्क गांधार कला का विरोध करता था, तो यह स्टेटमेंट गलत है। गांधार कला का सर्वाधिक जो विकास देखा जाता है वो कुषाण वंश के शासनकाल में देखा जाता है, और कनिष्क जो था गांधार कला का विरोधी नहीं बल्कि क्या था, यह समर्थक था। गांधार कला शैली पहली शताब्दी ईस्वी में शुरू हुई कला के सबसे लोकप्रिय शैलियों में से एक था, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है। राइट आंसर हमसे पूछा जा रहा है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि पंचतंत्र जो गुप्त काल की कथाओं का संग्रह है के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता है कौन, विष्णु शर्मा है पंचतंत्र के रचयिता। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है बंगाल के किस शासक ने प्राचीन विश्वविद्यालय विक्रमशिला और सोमपुरा महाविहार की स्थापना की, तो विक्रमशिला और सोमपुरा महाविहार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था पाल वंश के शासक थे धर्मपाल के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा 60 का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि शास्त्रीय कृतियों और उनके लेखकों को निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है, तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है, बिल्कुल सही है। महाभाष्य के लेखक पतंजलि है, बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें निरुक्त, तो निरुक्त के जो लेखक थे इसके यास्क थे, बिल्कुल सही है। वर्तिका के जो लेखक थे वो कौन थे, तो वर्तिका वे व्याख्यात्मक टिप्पणियां या अनुपूरक नियम होते हैं, विशेष रूप से वे जो कात्यायन ने पाणिनि की अष्टाध्यायी के परिशिष्ट रूप से लिखे थे। बाणभट्ट सातवीं शताब्दी के एक संस्कृत विद्वान और कवि थे जिसका वर्तिका से कोई संबंध नहीं था, याद रखना है। तो यही स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया है। बाकी डिटेल जो है पीडीएफ में आपको मिल जाएगा देखने को, आप वहां से इसका डिटेल देख सकते हैं। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। हड़प्पा स्थल और राज्य, बालू कहाँ पर है, ये आपसे सवाल पूछा गया। तो बालू कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो यह भारत के हरियाणा राज्य में यह जो है स्थल है हड़प्पा स्थल। हड़प्पा स्थल बालू कहाँ पर है, हरियाणा में। हुलास कहाँ पर है, तो यह हुलास जो है उत्तर प्रदेश में है। पादरी कहाँ पर है, तो पादरी जो है गुजरात के भावनगर में है। और कालीबंगन कहाँ है, तो राजस्थान में है। ठीक है, ए का 4 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 2 और डी का क्या हो गया 1। राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। 4 3 2 1 किसमें, तो ऑप्शन डी में। नेक्स्ट है कि वैदिक साहित्य में निम्नलिखित में से किसे देवताओं का पुरोहित माना जाता है, तो किसे देवताओं का पुरोहित माना जाता है, तो बृहस्पति को देवताओं का पुरोहित माना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और सही कौन सा सुमेलित नहीं है यह आपको पहचान करना है। तो वज्रपानी बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, हाईलाइट इसको कर लेंगे। तो वज्रपानी बुराई के विरुद्ध लड़ने वाला वज्रपानी, ये सब जो यहाँ पर दिए गए ये बौद्धिक सत्व है, याद रखना है। तो वज्रपानी बुराई के खिलाफ लड़ने वाला है, बिल्कुल यह सही है। मैत्रेय जो है अतीत का बुद्ध नहीं है, ये भविष्य के बुद्ध हैं जो जन्म लेने वाले हैं मैत्रेय के नाम से। ठीक है, तो ये गलत है। क्षिति गर्भ जो है नरक के रक्षक हैं, तो क्षिति गर्भ जो है नरक के रक्षक नहीं बल्कि शुद्धिकरण का संरक्षक है ये। ठीक है, तो यह भी स्टेटमेंट जो है हमारा गलत दिया गया। अमिताभ जो है भविष्य का बुद्ध है, तो यह भी स्टेटमेंट है। भविष्य का बुद्ध कौन है, तो ये मैत्रेय है। तो अमिताभ कौन है, तो ये स्वर्ग का बुद्ध ने कहा जाता है किन्हें, अमिताभ को। ठीक है, तो गलत आपसे पूछा जा रहा था कि कौन सा युग्म जो है गलत है इसमें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर, अच्छा यहाँ पे ये सही है, यहाँ पर क्षिति गर्भ सही है। यहाँ पे क्षिति जो गर्भ है वो नरक के संरक्षक हैं या शुद्धिकरण का संरक्षक भी इनको कहा जाता है, बिल्कुल सही। ये हमारा सही है। गलत हमसे पूछा गया था, तो गलत हमारा 2 और केवल 4 ही है। क्षिति गर्भ के बारे में याद रखना, ये नरक के संरक्षक या लिखा है शुद्धिकरण का संरक्षक इन्हें कहा जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत नहीं होगा, दोनों सही है। यानी 1 और 3 सही है, 2 और 4 गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, महावीर से पूर्व अहिंसा और तपस्या के सिद्धांतों की स्थापना परंपरागत रूप से किस जैन तीर्थंकर से जुड़ी मानी जाती है, तो किस जैन तीर्थंकर से जुड़ी मानी जाती है, तो यह मानी जाती है पार्श्वनाथ से, जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है मगध के निम्नलिखित शासकों में से कौन सिकंदर का समकालीन था, तो सिकंदर का समकालीन था धनानंद। ठीक है,
राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है मेगास्थनीज और उसकी पुस्तक इंडिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेगास्थनीज जो था सिकंदर का राजदूत था, ये बोला गया है। तो फर्स्ट ही स्टेटमेंट जो है गलत है कि मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, न कि सिकंदर का। मेगास्थनीज ने मौर्य साम्राज्य को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था, बिल्कुल सही है। ये बार बार सवाल आता है कि 7 श्रेणियों में किसने विभाजित किया था, तो यह था मेगास्थनीज। इंडिका के अनुसार अंतरजातीय विवाह दुर्लभ थे या आमतौर पर प्रचलित नहीं थे, यह भी बिल्कुल सही है। राइट आंसर की बात करें तो सही कथन बोल रहा था, तो 2 और 3 इसका सही होगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है किस उत्तर मौर्य वंश को दक्षिण भारत में सबसे पहले मुद्रांकित सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। तो मुद्रांकित सिक्के जारी करने का श्रेय किसे दिया जाता है दक्षिण भारत में, तो यह दिया जाता है सातवाहन राजवंश को। नेक्स्ट है कि किस गुप्त ग्रंथ को भारतीय नाटक और सौंदर्य शास्त्र पर एक आधारभूत कृति माना जाता है, तो यह है नाट्य शास्त्र, जिसके रचयिता कौन है, भरत मुनि है। ठीक है। नेक्स्ट है कि महाबलीपुरम में प्रारंभिक शैल कर्तित वास्तुकला का श्रेय किस पल्लव शासक को दिया जाता है, तो मान ली महाबलीपुरम का एकाश्म रथ आपने सुना होगा, तो यह जो है किससे है, तो महेंद्र वर्मन प्रथम से। ठीक है। तो महाबलीपुरम में प्रारंभिक, ये पूछ रहा है प्रारंभिक, ठीक है, याद रखना है। ऐसे नरसिंह वर्मन भी हैं, नरसिंह वर्मन द्वितीय भी, लेकिन ये पूछ रहा है प्रारंभिक शैल कर्तिक वास्तुकला का श्रेय पल्लव किस पल्लव शासक को दिया जाता है, तो ये थे महेंद्र वर्मन। 71 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यह है कि निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का समान महत्व देता है, तो यह कौन है, तो यह है भगवत गीता, जिसमें ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों को समान महत्व दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी का स्थल एक छोटी बस्ती थी जो मुख्य रूप से शिल्प उत्पादन जैसे मनका बनाना, सीप काटना और धातु कार्य के लिए समर्पित थी, तो यह कौन सा था। राइट आंसर की बात करें तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा, यह था चान्हू द्रो। नेक्स्ट हमारा सवाल है 73 नंबर की, वैदिक साहित्य के संदर्भ में निष्क शब्द मुख्य रूप से किसको संदर्भित करता है, इंपॉर्टेंट है ये सवाल। तो निष्क जो शब्द है यह संदर्भित करता है स्वर्ण का एक आभूषण जिसे अक्सर मुद्रा या उपहार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पेंटिंग पर विचार कीजिए। वज्रपानी, मरणासन राजकुमारी और उड़ती हुई अप्सरा, निम्नलिखित में से कितने चित्र अजंता गुफाओं में पाए जाते हैं, ये आपसे सवाल पूछा गया है। डीपली सवाल है, अच्छे से अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो ये जो तीनों के तीनों हैं यानी वज्रपानी, मरणासन राजकुमारी, उड़ती हुई अप्सरा, ये सभी के सभी चित्र जो है अजंता गुफाओं में आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी सभी तीनों। और मरणासन राजकुमारी का चित्र आपको गुफा संख्या कितना में देखने को मिलेगा, तो 16 है ये। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है कि 20पंथी, 13पंथी और ताड़नपंथी समकालीन उपसंप्रदाय हैं जो निम्नलिखित में से किस धार्मिक परंपरा से जुड़े हैं, तो यह दिगंबर धार्मिक परंपरा से जुड़े हुए हैं 20पंथी, 13पंथी और ताड़नपंथी। नेक्स्ट है कि वर्तमान बिहार में 16 महाजनपदों में से कितने स्थित हैं, कल भी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। कौन कौन से हैं, तो मगध है, अंग है और वज्जी है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन न्यायिक प्रणाली में न्यायालयों के प्रकार थे। राइट आंसर हो जाएगा धर्म अस्थीय था और कंटक शोधन था। ये न्यायिक प्रणाली न्यायालय के प्रकार है। न्यायालय के 2 प्रकार यहाँ देखने को मिलते हैं मौर्यकालीन न्यायिक प्रणाली में, एक का नाम है धर्म अस्थीय और कंटक शोधन। संस्था नहीं था, याद रखेंगे। धर्म अस्थीय क्या था, तो यह दीवानी न्यायालय था। ठीक है। और कंटक शोधन जो था आपराधिक मामलों, आर्थिक अपराधों और बाजार नियंत्रण से संबंधित मामलों की सुनवाई करता था। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मौर्योत्तर काल में किस विदेशी वंश ने उत्तर पश्चिमी भारत में इंडो ग्रीक साम्राज्य की स्थापना की,
तो इंडो ग्रीक साम्राज्य की स्थापना किया गया था बैक्टीरियन ग्रीक के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ गुप्तों के रत्न और विशेषज्ञ। धनवंतरी कौन थे, आपसे ये सवाल पूछा गया। तो धनवंतरी जो थे वो कौन थे, तो ये एक चिकित्सक थे। वराहमिहिर कौन थे, तो वराहमिहिर जो थे ज्योतिष और गणितज्ञ, जिन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ बृहत संहिता की रचना की। ठीक है, तो ज्योतिषी थे ये। तो ये कहाँ पर हो गया, ये खगोल शास्त्री भी थे वराहमिहिर। अमर सिंह जो थे वो कौन थे, तो यह शब्द कोशाकार थे, तो ये कोशाकार हो गया। वेताल भट्ट कौन थे, तो यह जादूगर थे। तो ए का 2 हो गया, बी का 4 हो गया, सी का 3 होगा और डी का क्या हो जाएगा 1। 2 4 3 1, 2 4 3 1 किस में, तो ऑप्शन सी में। तो 79 का राइट आंसर सी होगा। 80 नंबर सवाल की बात करें तो 80 नंबर हमारा सवाल है कि किस मोखरी शासक ने हर्ष के परिवार के साथ गठबंधन बनाने के लिए राजश्री से विवाह किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रहवर्मन ने इसने क्या किया था, तो हर्ष के परिवार के साथ गठबंधन बनाने के लिए राजश्री से क्या किया था, विवाह किया था। राजश्री कौन थी, तो राजा हर्ष की यह बहन थी। नेक्स्ट है कि कुंभ मेले की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन का चयन करना है। तो इसकी पौराणिक उत्पत्ति समुद्र मंथन से जुड़ी है, यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है चान्होदरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन सा उत्तर इसमें सही दिया गया है, तो आइए देखते हैं कि चान्होदरो भारत में गुजरात जिले में मोहनजोदड़ो के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो यह स्टेटमेंट गलत है। चान्होदरो जो है मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, न कि दक्षिण पूर्व में। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में। तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, न कि गुजरात में, यह भी याद रखना है। सॉरी, यह सिंध प्रांत में है दोस्तों, याद रखेंगे, न कि गुजरात जिले में। चान्होदरो की खोज 1931 में एनजी मजूमदार ने की थी और 1935-36 में EJH मैके द्वारा बड़े पैमाने पर खुदाई की गई थी। यह स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बोगाज कोई शिलालेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें केवल 4 वैदिक देवताओं का नाम है, इंद्र, वरुण, मित्रा और नासत्य का उल्लेख है। तो यह स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है कि बोगाज कोई जो शिलालेख है उसमें 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख है। इनका नाम भी आपको याद रखना है, इंद्र थे, वरुण, मित्रा और नासत्य। यह एशिया माइनर में खोजा गया था। इसकी तारीख लगभग 1400 ईसा पूर्व मानी जाती है। तो यह स्टेटमेंट भी जो है बिल्कुल सही दिया गया है। राइट आंसर सी होगा। अजातशत्रु के शासनकाल में बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित करने के लिए कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। तो पहला हुआ था बौद्ध संगीति 483 BC में हुआ था। ठीक है, यह अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन की पहचान करना है। तो याद रखना है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों मानते हैं कि मनुष्य अपने वर्तमान जीवन में ही मोक्ष यानी निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। यह स्टेटमेंट दोनों के बीच में क्या है, गलत है। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष जो होता है केवल मृत्यु के बाद ही संभव है, जबकि बौद्ध धर्म सिखाता है कि यदि कोई व्यक्ति सांसारिक जीवन से पूर्ण रूप से विरक्त हो जाए तो वह अपने जीवन काल में ही निर्वाण प्राप्त कर सकता है। यह दोनों धर्मों के बीच एक मूलभूत सिद्धांत्मक अंतर है दोस्तों। नेक्स्ट है कि मौर्य पूर्व काल में कौन सा महाजनपद अपनी गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के लिए जाना जाता है। तो यह जाना जाता है कौन सा, तो वज्जी जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कई बार ये सवाल बीपीएससी में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट है कि मौर्य काल में सड़क पर गंदगी फैलाने या जल भराव होने पर लगाए जाने वाले दंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था। राइट आंसर हो जाएगा, इस दंड का नाम है पंकोडकास पंकोडका पंकोडका सन्नी रोध है। ठीक है, तो पंकोडकास का सन्नी रोधे जो है यह दंड था। इसमें थोड़ा उच्चारण मेरा हो सकता है गलत है, लेकिन आप पढ़ लेंगे इसको। क्या लिखा हुआ, पंकोड का सन्नी रोध है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि कुषाण वंश के अंतर्गत कौन सी कला विकसित हुई जिसमें भारतीय और ग्रीक रोमन शैलियों का मिश्रण था। राइट आंसर हो जाएगा, गंधार शैली का विकास देखने को मिलता है।
89 नंबर हमारा सवाल है कि गुप्तकालीन भारत के संदर्भ में विष्टि शब्द का क्या अर्थ था। इंपॉर्टेंट है यह सवाल विष्टि। तो विष्टि शब्द का जो अर्थ है वह होता है जबरन, श्रम या बेगारी। ये सवाल भी बीपीएससी में पूछा जा चुका है। एक ही कब्र में 4 मानव कंकाल किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो यह प्राप्त हुआ है कहाँ पर? तो यह हुआ है लेखिया से, जहां से एक ही कब्र में 4 मानव कंकाल पाए गए हैं दोस्तों, लेखिया में। सॉरी, ये लेखिया नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा सराय नाहर राय से। तो सराय नाहर राय से एक ही कब्र में 4 मानव कंकाल देखने को मिला है। और ये जो है मध्य पाषाण स्थल है, याद रखना है, मध्य पाषाण ये स्थल है, सराय नाहर राय। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सवाल कि भारतीय संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने अनंग कहा जाता है? किसे अनंग कहा जाता है, यह सवाल पूछा गया। तो याद रखना है काम को जो है अनंग कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए। अच्छा सवाल है, पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित आपको करना है। तो सबसे पहले आएगा धौलावीरा, उसके बाद आएगा सुतकोटदा, उसके बाद आएगा क्या बनावली, बनावली, उसके बाद कौन सा आएगा राखी गढ़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले धौलावीरा, उसके बाद सुतकोटदा, उसके बाद बनावली, उसके बाद राखी गढ़ी। राइट आंसर हो जाएगा 2134। 2134 किस में है? तो यह ऑप्शन ए में। नेक्स्ट है ऋग्वेद में सरस्वती नदी को निम्नलिखित में से किन उपाधियों से वर्णित किया गया है? तो किन उपाधियों से इनको वर्णित किया गया है? याद रखना है इन्हें अम्बी तमय भी कहा गया है, देवी तमय भी कहा गया और नदी तमय भी इन्हें कहा गया है, सरस्वती नदी को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, बुद्ध की जीवन की घटनाएं और प्रतीक। तो जन्म, जन्म के लिए क्या प्रतीक है? तो जन्म के लिए जो प्रतीक है वह प्रतीक क्या है? तो यह है कमल का। महाप्रस्थान, तो महाप्रस्थान के लिए जो प्रतीक है वो क्या है? घोड़ा है। ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या है? तो यह पीपल है। और प्रथम उपदेश जो है प्रतीक इसका क्या है? पहिया है। ए का 3 होगा, बी का 4 होगा, सी का 2 और डी का क्या होगा? 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3421। 3421 किस में? तो यह है ऑप्शन डी में। 94 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। जैन धर्म में अपरिग्रह शब्द मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो अपरिग्रह शब्द जो है किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है भौतिक वस्तुओं से अनासक्ति या विरक्ति, यह कहलाता है अपरिग्रह। नेक्स्ट हमारा सवाल है 96 नंबर की मगध के किस शासक ने मौर्य पूर्व काल के दौरान आक्रमणों के विरुद्ध अपनी किलेबंदी को मजबूत किया था? राइट आंसर हो जाएगा यह था अजात शत्रु शासक, जिसने मौर्य पूर्व काल के दौरान क्या किया था? आक्रमणों के विरुद्ध अपनी किलेबंदी को क्या किया था? मजबूत किया था। नेक्स्ट है भारत आने वाले निम्नलिखित यात्रियों को उनके आगमन के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी सबसे पहले कौन आए थे यात्री और उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले कौन आए थे? तो यह था मेगास्थनीज, ये नंबर 1 पे हो जाएगा। उसके बाद कौन सा आया था? फाहियान आया था। उसके बाद कौन सा आया था? तो उसके बाद वेनसांग आया था। उसके बाद आया था इतिसंग आया था और लास्ट में कौन आया था? तो अल मसूदी आया था। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 4, उसके बाद 2 एंड देन क्या, सॉरी, सबसे पहले ये आया था, उसके बाद फाहियान, फाहियान 1 पे हो जाएगा। 21425, तो 31425, 31425 किस में है? तो यह ऑप्शन बी में। 98 नंबर सवाल की बात करें तो 98 नंबर हमारा सवाल है कि कौन सा सातवाहन शासक अपने विजयों की प्रशंसा करने वाले नासिक शिलालेख के लिए जाना जाता है? तो नासिक शिलालेख किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है गौतमी पुत्र सातकर्णी से। नेक्स्ट है प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों को उनके शासन के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। राइट आंसर की बात करें तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले आपका आएगा कौन सा? तो यह आएगा शुंग वंश, उसके बाद मौर्य वंश, उसके बाद क्या आएगा? कण्व वंश, उसके बाद गुप्त वंश और लास्ट में क्या आएगा? सातवाहन वंश। तो
99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 90, सॉरी, यहाँ पर भी एक मिनट दोस्तों। हाँ, सबसे पहले, सॉरी, सुंग वंश नहीं आएगा, सबसे पहले मौर्य वंश आएगा। इसका शासनकाल कब से कब तक था? तो 322 से 185। सबसे पहले आएगा मौर्य वंश। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा आपका सुंग वंश। उसके बाद क्या आएगा? कण्व वंश आएगा। उसके बाद क्या आएगा? सातवाहन वंश। और सबसे लास्ट में क्या आएगा? गुप्त वंश आएगा। तो सबसे पहले आएगा मौर्य वंश यानी 1। उसके बाद आएगा सुंग वंश 3। उसके बाद आएगा क्या? कण्व वंश। उसके बाद आएगा सातवाहन वंश यानी 4। और सबसे लास्ट में आएगा गुप्त वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13524। 13542 किस में है? 13542, यह है ऑप्शन बी में, राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, जानवरों को पालतू बनाना निम्नलिखित में से किस काल में शुरू हुआ? तो यह किस काल में शुरू हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में जो था दोस्तों, जानवरों को पालतू बनाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 101 नंबर सवाल की किस संगम साहित्यिक कृति को इलंगो अडिगल द्वारा रचित माना जाता है, जो कन्नगी की कथा का वर्णन करती है और एक तमिल महाकाव्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका नाम है शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है? तो इलंगो अडिगल है। ये वीवीआई सवाल है, याद रखना है। और इसमें कन्नगी की कथा का वर्णन इसमें किया गया, और ये तमिल महाकाव्य है, तो ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सिंधु घाटी के स्थल लोथल की खोज की? लोथल की खोज किया गया था किसके द्वारा? एस आर राव के द्वारा। लोथल जो है भगवा नदी के तट पर स्थित है, याद रखना। और ये क्या था? एक डॉकयार्ड था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उल्लिखित पंचजन शब्द निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? पंचजन पूछा गया है, किन जनजातियों से संबंधित है पंचजन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यदु, द्रुहियु, यह भी था। किकट से नहीं है संबंधित था, अनु। तो यदु, द्रुहु और अनु से संबंधित था यह पंचजन। कौन कौन से और भी मैं बता देता हूं। तो इसमें थे पंचजन में 3 का तो नाम यहाँ पे दिया गया, और 2 नाम सुन लीजिए। तो ये थे यदु, तुर्वसा, अनु, द्रुहु और पुरु। ठीक है, ये पंचजन थे। 1 2 4 इसका राइट आंसर होगा सी। बौद्ध दर्शन में 4 आर्य सत्यों के द्वारा सिखाया गया है मध्य मार्ग किन 2 अतीतों से बचने की शिक्षा देता है? राइट आंसर हो जाएगा शाश्वत आत्मा में विश्वास और पूर्ण विनाश में विश्वास। ठीक है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ दर्शन और प्रचारक दिया गया सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन किससे संबंधित है? तो सांख्य दर्शन संबंधित है कपिल से। इसके प्रचारक कौन थे? कपिल थे। वेदांत दर्शन के जो प्रचारक थे ये बादरायन थे। वैशेषिक दर्शन के जो थे वो उल्लूकनाथ थे। और योग दर्शन के कौन थे? पतंजलि। सभी मैच है यहाँ पर। 1 2 3 4 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में मौर्य साम्राज्य की प्रमुख राजधानी कौन सी थी? इजी सवाल है। तो यह राजधानी थी पाटलिपुत्र। 107 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 107 नंबर हमारा सवाल है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वह था बृहद्रथ। और बृहद्रथ की हत्या जो की थी इसी के सेनापति ने की थी, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग ने। और पुष्यमित्र शुंग ने जिस राजवंश की स्थापना की थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था दोस्तों शुंग वंश। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि राजा खारवेल निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित थे? तो याद रखना कि राजा जो खारवेल थे वो किस वंश से संबंधित थे? तो यह थे महामेघवाहन वंश से संबंधित थे राजा खारवेल। राइट आंसर हो जाएगा 108 का 108 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि गुप्त शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए कि कौन सा कथन इसमें सही जो है दिया गया है। तो चंद्रगुप्त को द्वितीय को शक विजेता के रूप में जाना जाता है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
स्कंदगुप्त को हुन विजेता के रूप में जाना जाता है, यह भी स्टेटमेंट सही दिया गया है। राइट आंसर की बात करें तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भीमबेटका गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन आपको पहचाना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो यह सतपुड़ा पर्वत की तलहट्टी में स्थित है, तो यह स्टेटमेंट जो है हमारा गलत दिया गया है कि सतपुड़ा पर्वत के तलहट्टी पर स्थित है। तो भीमबेटका के शैलाश्रय मध्य भारतीय पठार के दक्षिणी किनारों पर विंध्य पर्वत की तलहट्टी, न कि सतपुड़ा, याद रखना है, विंध्य नहीं, सतपुड़ा नहीं बल्कि विंध्य पर्वत होगा। गुफाओं में बने चित्र उत्तर पुरापाषाण काल के मानव के दैनिक जीवन को दर्शाते हैं, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है। और इसकी खोज वी.एस. वाकनकर ने 1957 में की थी, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ है पुस्तकें और दूसरी तरफ क्या है, लेखक दिया गया है। तो अगर हम बात करें 10 कुमार चरित्र के, तो 10 कुमार चरित्रम के लेखक कौन है, तो यह है डंडीन। नागानंद, नागानंद प्रियदर्शिका और रत्नावली, ये किसकी रचना है, हर्षवर्धन की है। कातंत्र, कातंत्र, ठीक है, तो कातंत्र किसका है, तो ये जो है किसका लिखा गया है, तो यह लिखा गया है सर्ववर्मा के द्वारा। और मिताक्षरा के लेखक कौन है, तो विज्ञानेश्वर है। तो ए का 1 हो गया, बी का हो गया 2 और सी का हो गया 4 और डी का क्या हो गया 3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1 2 4 3। 1 2 4 3 किस में है, तो यह ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों पर निम्नलिखित में से कौन सी फसलें पाई गई हैं, कौन सी फसलें पाई गई हैं, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो सभी फसलें पाई गई हैं, गेहूं, जौ, दाल, चना और तिल, ये सभी के सभी फसल सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई हैं स्थलों से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि ऋग्वैदिक देवताओं में प्रमुख देवता इंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन आपको करना है कि कौन सा उत्तर इसमें से सही है। तो उन्हें विशेष रूप से तूफान, युद्ध और आकाश के देवता के रूप में वर्णित किया गया है। तो ये जो है बिल्कुल सही है कि इंद्र ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लेखित देवता है। कितना बार उल्लेख किया गया है इंद्र का, तो 250 बार इनका उल्लेख देखने को मिलता है। और उन्हें आकाश, तूफान, वर्षा, गर्जन और युद्ध के देवता के रूप में जाना जाता है। वे ब्रह्मांडीय और नैतिक व्यवस्था के प्रमुख संरक्षक माने जाते हैं, यह गलत है। ये कौन थे, ब्रह्मांडीय और नैतिक व्यवस्था के प्रमुख संरक्षक कौन से देवता थे, तो ये वरुण थे, न कि इंद्र। ऋग्वेद में सबसे अधिक संख्या में सूक्त उन्हीं को समर्पित है, इंद्र को, बिल्कुल सही है, 250 लिखा गया। अग्नि के बारे में कितना है, तो 200 है। राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है। 114 नंबर सवाल है कि एक तरफ दिया गया है हमारा क्या, एक तरफ दिया गया बौद्ध ग्रंथ और एक मिनट, एक तरफ दिया गया बौद्ध ग्रंथ और लेखक, तो मिलिंद पन्हो, तो मिलिंद पन्हो के लेखक कौन है, नागसेन है। फिर है सौंदर्यानंद, सौंदर्यानंद के लेखक कौन है, तो सौंदर्यानंद के लेखक हैं अश्वघोष है। विशुद्धि मग के लेखक कौन है, तो विशुद्धि मग के जो लेखक है वो कौन है, बुद्ध घोष है। और अभिधम्म कोश के लेखक कौन है, तो यह है वसुबंधु। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो 2143 किस में है, 2143 एक ही ऑप्शन में, राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि कौन सी प्राचीन भारतीय संस्था जो पश्च वैदिक काल के दौरान प्रमुख थी, कारीगरों और व्यापारियों को व्यावसायिक समूह में संगठित करती थी। तो इस संस्था का नाम आपको याद रखना है, इसका नाम है श्रेणी। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य अधिकारी बाजार नियमों और व्यापारिक गतिविधियों की देखरेख के लिए उत्तरदायी था, तो यह कौन सा था अधिकारी, तो यह था पन्याध्यक्ष, जो कि क्या था, बाजार नियमों और व्यापारिक गतिविधियों को नियंत्रित करता था। नेक्स्ट है अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संप्रदायों के बीच सहिष्णुता और धर्म के हिस्से के रूप में अहिंसा को सबसे स्पष्ट रूप से बढ़ावा देता है, तो यह कौन सा शिलालेख है, तो यह शिलालेख है शिलालेख 12। नेक्स्ट है किस शिलालेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को हराया था, तो स्कंदगुप्त ने हुनों को हराया था और यह किस शिलालेख में आपको देखने को मिलेगा, तो भीतरी स्तंभ लेख में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से मानव कंकाल के साथ दफनाए गए कुत्ते का साक्ष्य मिला है,
तो मानव कंकाल के साथ दफनाए गए कुत्ते का साक्ष्य कहाँ से देखने को मिला है? तो यह देखने को मिला है बुर्ज होम से। यह कहाँ पर है? तो कश्मीर में है। नेक्स्ट है, मनुस्मृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताना है कि कौन सा इसमें से कथन जो है सही दिया गया है। तो आइए देखते हैं। इससे मानव धर्म शास्त्र के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही है। इसे 16 अध्यायों में विभाजित किया गया है। 16 नहीं बल्कि दोस्तों इसे 12 अध्यायों में विभाजित किया गया। कितना? 12 अध्यायों। यह धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष कानूनों को धर्म की एकल प्रणाली में जोड़ता है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्राचीन मेसोपोटामिया के अभिलेखों के संदर्भ में मेलुहा शब्द का अर्थ क्या है? मेलुहा शब्द किसे कहा गया है? तो यह एक दूरस्थ भूमि जो समुद्र व्यापार के लिए प्रसिद्ध था और जिसे सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ा जाता है। यह मेलुहा शब्द का राइट आंसर है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। वैदिक परंपरा में एक पवित्र मंत्र गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस वेद में पाया गया? तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है कहाँ पर है? तो इसका जो उल्लेख देखने को मिलता है यह ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के सूक्त 62 के 10वें मंत्र में यह जो है देखने को मिलता है। तो यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, याद रखेंगे। 123 नंबर हमारा सवाल है कि बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और क्या कह रहा है हमसे। सही कथन आपको पहचानना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। तो यह संप्रदाय बुद्ध को एक दिव्य सत्ता के रूप में पूजता है, बिल्कुल सही है। यह आत्मा और पुनर्जन्म की अवधारणा को स्वीकार करता है। तो यह स्टेटमेंट गलत है। यह आत्मा और पुनर्जन्म की अवधारणा को स्वीकार नहीं करता है। यह सभी प्राणियों के कल्याण के लिए करुणा, परोपकार और निस्वार्थ सेवा पर जोर देता है, बिल्कुल सही है। और चौथा है कि इसके प्रमुख मत वैभाषिक और सौत्रांतरिक है। तो चौथा जो है दोस्तों यह गलत है महायान शाखा के बारे में। तो वैभाषिक और सौत्रांतरिक सर्ववास्तिवाद परंपरा के उप शाखाएं हैं जो प्राचीन बौद्ध धर्म और हीनयान से संबंधित है, ना कि महायान से। तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। सही कथन पूछ रहा था तो 1 और 3 सही होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है कि किस ताम्रपाषाण संस्कृति को गिलुंड जैसे स्थलों पर पाई गई काली लाल मृदभांड और तांबे के उपकरण के लिए जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, एनसीईआरटी से सवाल ये लिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा आहार बनास संस्कृति को। यहाँ पर क्या है? काली लाल मृदभांड और तांबे के उपकरण के लिए जाना जाता है इसे, आहार बनास संस्कृति को। नेक्स्ट है कि वैदिक अधिकारियों और उनके कार्यों को निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि कौन सा सही है? तो अस्पष्ट गुप्तचर थे, बिल्कुल सही है। भगदू जो थे चारागाह भूमि का प्रभारी था। यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों हमारा गलत दिया गया। भगदू वह अधिकारी था जो मुख्य रूप से पशुधन और कृषि उत्पादों से संबंधित राजस्व या कर एकत्र करने का कार्य करता था। ठीक है, वह किसानों और पशुपालकों से कर वसूली में अहम भूमिका निभाता था और राज्य के लिए आय संग्रह सुनिश्चित करता था। सूत जो था क्या था? तो सूत राजा या कुलीनों के रथ के सारथी के रूप में सेवा देते थे, बिल्कुल यह सही है। फिर क्या है? गोबीकर्तन। गोबीकर्तन कौन था? तो गोबीकर्तन का कार्य था वन क्षेत्रों और शिकार की देखरेख करना, जिसमें वन संपदा का प्रबंधन और संरक्षण शामिल था। साथ ही संभवतः राजकीय शिकार का आयोजन भी करना होता था। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी हमारा जो है गलत दिया गया। राइट आंसर क्या होगा? 1 और 3 सही है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 126 नंबर सवाल है हमारा, सिंधु घाटी के किस स्थल से गोदी के साक्ष्य मिले जो समुद्री व्यापार का केंद्र था? राइट आंसर होगा, मैंने बता भी रखा है, लोथल। किस नदी पर है? तो भोगवा नदी के तट पर जो है यह स्थित है। ऋग्वेद में किस वैदिक देवता को ब्रह्मांडीय व्यवस्था यानी ऋत का पालन करता बताया गया है? तो यह बताया गया वरुण देवता को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? इंपॉर्टेंट है यह सवाल। तो 4 अश्वमेध यज्ञ कराया था प्रवर सेन प्रथम ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। यह किस वंश का शासक था? तो वाकाटक वंश का यह शासक था प्रवर सेन, जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। द नेचुरल हिस्ट्री किसके द्वारा लिखा गया? तो द नेचुरल हिस्ट्री लिखा गया है किसके द्वारा? तो प्लिनी द एल्डर के द्वारा लिखा गया है।
नेक्स्ट है चित्रित ग्रे वेयर संस्कृति पुरातात्विक रूपों से प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो यह किस काल से संबंधित है दोस्तों? तो यह संबंधित है किससे? तो उत्तर वैदिक काल से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ उत्पाद और उत्पत्ति का स्थान दिया गया है। लैपिस लाजुली, तो इसका उत्पत्ति का स्थान क्या है? तो यह है अफगानिस्तान। ठीक है, तो यह गलत हो गया। सेल खड़ी, सेल खड़ी जो है ईरान में है, बिल्कुल सही है उत्पत्ति का स्थान। स्वर्ण जो है ओमान, स्वर्ण जो है कहाँ पर? कर्नाटक और ईरान से। ठीक है, तो यह भी गलत है। यहाँ पे पूछा गया है क्या? युग्मों में निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित है? तो केवल 2 ही सुमेलित है, राइट आंसर हो जाएगा बी। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरे बनने के लिए मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? किस सामग्री का उपयोग करते थे? तो सेल खड़ी का उपयोग करते थे मुद्रा बनाने में, ये सॉरी मोहरे बनाने में। नेक्स्ट सवाल है हमारा, वैदिक काल के शब्द और अर्थ। राजसूया, राजसूया का अर्थ क्या है वैदिक काल में? तो राजसूया एक शाही अभिषेक या यज्ञ समारोह था, न कि रथ दौड़। तो यह गलत हो गया। ग्रामनी, ग्रामनी क्या था? तो वह एक गांव का प्रमुख होता था और प्रशासनिक तथा सैन्य नेता की भूमिका निभाता था। तो यह सही है हमारा। निष्क क्या था? तो निष्क जो था वैदिक काल में मूल के रूप में उपयोग होने वाला सोने का आभूषण था या मुद्रा थी। तो यह भी स्टेटमेंट सही है। सही सुमेलित पूछा गया है, सही सुमेलित होगा 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक जो ग्रंथ है बलि अनुष्ठान करने वाले पुरोहितों के लिए एक मार्गदर्शिका माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा यह है यजुर्वेद। सिंधु घाटी का कौन सा स्थल अनाज भंडार संरचना से जुड़ा है जो अधिशेष भंडारण का संकेत देता है? 135 का राइट आंसर होगा हड़प्पा व स्थल है दोस्तों। सिंधु घाटी की मोहरों पर सबसे अधिक बार किस जानवर को दर्शाया गया है? तो सबसे अधिक जो है इसमें बैल को दर्शाया गया है मोहरों पर। नेक्स्ट है कि किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में वैदिक काल के दौरान दार्शनिक विमर्श में भाग लेने वाली गार्गी और मैत्रेयी जैसी महिला विद्वानों का उल्लेख है? तो यह किस में उल्लेख देखने को मिलता है? इंपॉर्टेंट रहेगा सवाल। तो यह देखने को मिलेगा बृहदारण्यक उपनिषद में। कौन सी महिला? गार्गी और मैत्रेयी जैसी महिला विद्वानों का उल्लेख इसमें है। नेक्स्ट है कि नचिकेता की कथा जो मृत्यु और आत्मा की अमरता के विषय को दर्शाती है किस ग्रंथ में वर्णित है? तो यह किस ग्रंथ में वर्णित है? तो यह कठोपनिषद में वर्णित है नचिकेता की कथा। 6ठी शताब्दी ईस्वी में बामियान घाटी का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व क्या था? तो इसका धार्मिक महत्व की बात करें तो यह विशाल बुद्ध प्रतिमाओं के साथ बौद्ध कला और मठवाद का केंद्र था बामियान घाटी। राजा सुदास किस वैदिक जनजाति से संबंधित थे? तो यह भरत जनजाति से संबंधित है राजा सुदास। नेक्स्ट है धौलावीरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की क्या करना है आपको? पहचान करना है। तो धौलावीरा में एक पाषाण निर्मित बैठी हुई मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें आइबेक्स यानी जंगली बकरी को दर्शाया गया है। क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो यह स्टेटमेंट गलत है। अपने पूर्ण विकसित चरण में यह 3 भागों में विभाजित था, धौलावीरा बिल्कुल सही है। और तीसरा है हमारा क्या कि यहाँ अर्ध कीमती पत्थरों की मनकों में छेद करने के लिए प्रयुक्त बेलनाकार पत्थर की ड्रिलों के अवशेष मिले, यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट के एक सिंगों वाला देवता जो एक टेराकोटा पर उकेड़ा गया है निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हमें कहाँ से हुआ है? तो यह मिला है हमें कालीबंगन से। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? देवता सोम को समर्पित है। तो देवता सोम को समर्पित मंडल कौन सा है? तो यह 9वां मंडल है। 144 नंबर सवाल है हमारा कि किस वैदिक अनुष्ठान में राजा का अभिषेक उसकी संप्रभुता का प्रतीक था? तो यह कौन सा था वैदिक अनुष्ठान? तो यह था राजसूय यज्ञ जो कराया जाता था। वह क्यों कराया जाता था? क्योंकि राजा का अभिषेक जो था उसकी संप्रभुता का प्रतीक था इस अनुष्ठान में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति राजा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई? तो मैंने बताया था रत्नावली है, प्रिय दर्शिका है, नागानंद, ये सभी के सभी हर्षवर्धन की रचना है। साहित्य लड़ी जो है यह हर्षवर्धन की रचना नहीं है।
आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि साहित्य लहरी किसकी रचना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ। तो ये ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है ऐतरेय। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है पंचविश। अथर्ववेद का क्या है? अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। और यजुर्वेद का क्या है? तो शतपथ है। तो ए का 2 हो गया, बी ए का 2 हो गया, बी का 3 हो गया, सॉरी बी का 4 हो गया, ठीक है, सी का 1 हो गया और डी का 3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2413। 2413 किस में है? तो 2413 ऑप्शन सी में 46 का राइट आंसर सी होगा, 146 का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने प्राचीन ग्रंथों में वर्णित यूनानी सैंड्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी? तो यह किसके द्वारा किया गया था? तो विलियम जोन्स के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा सवाल 148 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता को वैदिक सभ्यता से पृथक करती है? अच्छा सवाल है ये। तो पहला है कि विकसित शहरी सुविधा की उपस्थिति बिल्कुल सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को यह अलग करती है। लोहे और रक्षात्मक हथियारों का ज्ञान, तो लोहे और रक्षात्मक हथियारों का जो ज्ञान है वो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को अलग नहीं करती है। चित्रात्मक लिपि का उपयोग, यह भी सही है, चित्रात्मक लिपि का उपयोग सिंधु घाटी में होता था, वैदिक सभ्यता में नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। 149 नंबर सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ऐतिहासिक चरण और प्रारंभिक विशेषता, सिंधु घाटी सभ्यता तो एक शहरी सभ्यता थी। फिर है हमारा कि उत्तर वैदिक समाज। उत्तर वैदिक समाज क्या था? तो उत्तर वैदिक समाज क्या था? कृषि आधारित था। ऋग वैदिक कालीन जो समाज था वो कैसा था? तो यह ग्रामीण था। और मध्यकालीन समाज कैसा था? तो यह सामंतवाद से प्रेरित था। तो यह 1 का 4 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 2 हो गया और डी का 1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4321। 4321 किस में है? तो यह ऑप्शन बी में है। और आज के डिस्कशन का हमारा अगला सवाल है कि हिंदू परंपरा में पुराणों और संस्कारों की संख्या क्रमशः कितनी है? कितनी है? तो यह है, पुराणों की संख्या है 18, संस्कार कितने हैं? 16 संस्कार हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में हम लोगों ने केजीएस आईएएस के प्रैक्टिस नंबर 9 को देखा, जो कि एंशियंट हिस्ट्री से हमारा रिलेटेड था। तो वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, तो आप वहां से जाकर इस वीडियो की पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।